वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने एक अनदर मेजर क्रॉप मिलेट्स के बारे में पढ़ा था। एक ऐसी फूड ग्रेन्स जो कि जिनका साइज जो है ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसको मोटा अनाज भी कहा जाता है। जैसे कि मेज़ है, ज्वार है, बाजरा है, रागी, इनके बारे में पढ़ा था। तो इसके बाद हमने पल्सेस के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस मीन जो दालें हमारे देश में पाई जाती हैं जो कि प्रोटीन से भरपूर होती हैं, उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, मीन्स ऐसी फूड क्रॉप्स जिनको हम एज ए फूड आइटम्स कंज्यूम तो करते हैं लेकिन ये ग्रेन्स में शामिल नहीं है, अनाज में शामिल नहीं है। वो फसल थी शुगर केन। उसके बाद ऑयल सीड्स, मीन्स ऐसे सीड जिनसे तेल निकलता है, जैसे कि मूंगफली है, सूरजमुखी है, तिल है, सरसों है आदि। नेक्स्ट हमने बेवरेजेस क्रॉप्स, मीन्स ऐसी क्रॉप्स जिनको हम एक ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है। उसके बाद हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जिसमें फ्रूट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शामिल थे जो कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों तरह की जो क्लाइमेट में हमारे देश में मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद नॉन फूड क्रॉप्स, मीन्स ऐसी फसलें जो कि फूड आइटम्स में नहीं शामिल हैं, जैसे कि रबड़। उसके बाद फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क किस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मीन्स तकनीकी और संस्थाएं, मीन्स तकनीक और संस्थाओं में किस तरह से बदलाव किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर टेक्निक एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है जिसको हज़ारों सालों से हमारे देश में परफॉर्म किया जा रहा है। कंटिन्यू खेती करने से और तकनीकी के मीन्स जो टेक्निक की जो जानकारी है उसके अभाव ने कृषि के विकास को कम कर दिया है। सिंचाई के संसाधनों के विकास के बावजूद भी देश के ज़्यादातर हिस्सों में अभी भी किसान बारिश और मिट्टी की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बढ़ती आबादी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। खेती जिस पर 60% से ज़्यादा आबादी निर्भर करती है, उसमें कुछ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसलिए कलेक्टिवाइजेशन मीन्स समूहीकरण, मीन्स इन सभी चीज़ों को एक स्तर पर लाना, इंस्टीट्यूशन को कंसोलिडेट करना, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन मीन्स आपसी सहयोग और ज़मींदारी को हटाने से आदि जरूरी बदलाव किए गए। और इसके लिए भूमि सुधार पर जोर दिया गया जो कि इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान में शामिल थी। भूमि सुधार पर कानून तो बनाए गए लेकिन इन कानून की इम्प्लीमेंटेशन कम है। 1960 और 1970 के डिकेड के दौरान भी भारतीय सरकार ने इन सुधारों पर जोर दिया ताकि खेती में सुधार किए जा सकें। ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन ऐसे ही 2 स्टेप्स थे जो कि कृषि में सुधार करने के लिए शुरू किए गए थे, लेकिन ये चीज़ें कुछ चुनिंदा एरियाज तक ही सीमित रही। इसलिए 1980 और 1990s में एक प्रॉपर लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया जिसमें दोनों टेक्निकली और जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से शामिल थे। फसलों के सूखे, बाढ़, तूफान और आग और बीमारी की स्थिति में ख़राब होने पर फसल बीमा, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की गई ताकि किसानों को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मीन्स कम ब्याज पर लोन दिया जा सके। और ऐसे ये कुछ बदलाव थे जो उस टाइम के ऊपर किए गए थे। किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम मीन्स पेस और केसीसी, ये कुछ ऐसी योजनाएं थी जो कि भारत के किसानों के लाभ के लिए शुरू की गई थी। इसके साथ किसानों को रेडियो और टीवी पर मौसम और कृषि संबंधी जानकारी भी दी गई। इसके साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कहते हैं, कुछ खास फसलों के उत्पादन पर बोनस और सरकारी खरीद ने किसानों को सट्टेबाजों और बिचौलियों से भी बचाया। तो ये ऐसे कुछ रिफॉर्म्स थे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किए गए थे ताकि किसानों को जो है लाभ मिल सके। नेक्स्ट है भूदान और ग्रामधन। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, भूदान, भू का मीन ज़मीन को दान करना। महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे बहुत ही ज़्यादा उनके क्लोज थे। उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट में प्रमुख सत्याग्रही के रूप में भाग लिया था। वह गांधी जी के ग्राम स्वराज के प्रमुख समर्थक थे। ग्राम स्वराज का मीनिंग है कि गांव के लोग जो है अपने ऊपर डिपेंड हो सकें, मीन्स उन्हें जो है किसी बाहरी जो शहरी जो रोज़गार है उसके ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। गांधी जी की शहीदी के बाद विनोबा भावे जी ने इस संदेश को फैलाने के लिए पूरे देश में पद यात्रा शुरू की, मीन्स पैदल ही उन्होंने जो है ट्रैवल करना शुरू किया।
एक बार जब वह पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में अपनी बात को रख रहे थे लोगों के सामने, तो कुछ गरीब किसानों जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनके लिए अपने लिए ज़मीन की मांग जो है विनोबा भावे से की। विनोबा भावे ने उनको कोई वायदा तो नहीं किया, लेकिन उनको यकीन दिलाया कि वह इसके बारे में सरकार से बात करेंगे। अचानक से सभा में से एक ज़मींदार, इसका नाम रामचंद्र रेड्डी था, उठे और 80 एकड़ ज़मीन को 80 गरीब परिवारों के भूमिहीन मीन्स ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं थी किसानों को देने का ऐलान किया। इसको भूदान कहा गया। उसके बाद ये मीन्स जो विनोबा भावे थे पूरे देश में घूमे और अपने विचार अन्य ज़मींदारों के सामने रखे। इससे प्रभावित होकर अन्य ज़मींदारों ने भी कई गाँव के मालिक थे भूमिहीन किसानों को इन गाँव में मौजूद ज़मीन खेती के लिए दे दी, जिसे ग्रामदान कहा गया। इस भूदान ग्रामदान एक्ट को मीन्स ऐसे जो एक नेक कार्य था उसको ब्लड लेस रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। खेती का शुरू से ही भारतीय जो इकनॉमी है, मीन जो इंडियन इकनॉमी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट और जो कंट्रीब्यूशन है वो रहा है। देश की जीडीपी का आधा हिस्सा एग्रीकल्चर से ही पैदा होता है। जीडीपी के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट उसमें पढ़ा होगा, तो डिटेल में आप वहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये टर्म अच्छी तरह से पता नहीं चलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और 1951 में इसके गिरावट आने से मीन जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें गिरावट आने लगी। 2010-11 में 52% से ज़्यादा वर्कफोर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा रोज़गार मिलता था और ये आबादी का आधा हिस्सा है जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट से जीडीपी कम हो जाएगी अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, और बहुत से सेक्शन ऑफ सोसाइटी का इसका असर जो है इस पर देखने को मिलेगा। इसके महत्व को मीन्स इसके जो इम्पैक्ट था उसको समझते हुए भारतीय सरकार ने इसको मॉडर्नाइज़ करने की तरफ ध्यान दिया। इसके लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वेटनरी सर्विसेज, मेन जो पशुओं से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जो है चीज़ें उपलब्ध कराई गई, और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, अगेन डेयरी फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एनिमल ब्रीडिंग को इनकरेज किया गया। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेटरोलॉजी, मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए रिसर्च जो सेंटर थे वो बनाए गए। उसके साथ जो मौसम संबंधी जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ रही हैं हमारे वातावरण में, और इसके साथ वेदर फोरकास्टिंग को इन्वॉल्व कर दिया गया ताकि किसानों को जो है मौसम की सही जानकारी दी जा सके और उस हिसाब से वो अपने आप को तैयार कर सकें। तो टेबल 4.1 में भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जीडीपी की ग्रोथ साल दर साल तो बढ़ रही है, लेकिन देश में पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। खेती में ग्रोथ रेट कम हो रहा है जो कि चिंता पैदा करने वाला है। अभी किसानों को अंतर्राष्ट्रीय जो मुकाबले में जो इंटरनेशनल कंपटीशन का सामना करना पड़ा है, और सरकार ने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसे के इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया है, खासकर सिंचाई पावर में जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, रूरल रोड्स हैं, मार्केट्स है और मशीनों के यूज़ पर। फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी घटा दी गई है जिससे खेती पर लागत बढ़ गई है। खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो घटाने के कारण बाहर से जो आए प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो गए हैं, जिसकी वजह से किसान जो है कृषि में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे खेती में पैदा होने वाले रोज़गार में गिरावट आई है। तो मेरे इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।